हो सकता है कि भाई 5 नंबर वाले में फंस जाए। अगर फंस गया तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का। तो इसीलिए एक तीर से 2 निशाने फंसेंगे। तो भाई ये चीज करना जरूर। समझदारी आपके अंदर है तो आप बिना रटे बिना पढ़े फिर भी 95 फोड़ सकते हो। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है? मेरा नाम विकास। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th हिंदी की तैयारी कैसे करें, कम से कम पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा कैसे फोड़ें, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। एक चीज बता दूं, 2 साल पहले मैं एक वीडियो बनाया था जो अब खराब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपका पूरा का पूरा पैटर्न बदल चुका है। आपके 20 नंबर बहुविकल्पी आएंगे, पहले केवल 10 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो सारी चीजें बदल चुकी हैं। इसीलिए मैंने सोचा नई वीडियो बनाया जाए जिससे आप लोगों की बेस्ट तैयारी हो सके, आप लोग जो गलतियां करते हो वो ना कर पाओ। और एक बात, इस तरीके की वीडियो पूरे YouTube में कहीं पर नहीं मिलेगी गारंटी के साथ। तो वीडियो को पूरा देख लेना और हाँ, वीडियो को सपोर्ट जरूर करना, लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और पसीना आप देख रहे हो बह रहा है। तो चलो देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले अब की बार का जो सिलेबस है, ठीक है, 2023 का। तो अब की बार क्या है कि भाई पहला देखिए क्या कहता है कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय जो पूछा जाएगा, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, उसमें आपका 5 नंबर का आएगा। इनका ध्यान से आपके 5 नंबर पूछे जाएंगे। पहले भी पूछे जाते थे लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न नहीं होते थे। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, पहला क्वेश्चन तो बहुविकल्पी होता था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो क्या लिखा है, त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो यहाँ पर ये देखो, ये भी आपका बहुविकल्पी है, ठीक है। ग नंबर आपका क्या कहते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। ये आपका बहुविकल्पी नहीं है। किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना, जो कि काफी सरल आप कह सकते हो, क्योंकि 4 में से किसी एक का आप आराम से बता सकते थे। लेकिन अब की बार थोड़ा सा इस जगह पर कठिन हुआ है, क्योंकि अब की बार केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, बहुविकल्पी आएगा, उसमें 4 विकल्प रहेंगे, कोई एक टिक लगाना होगा। अगर गलत तो नंबर गलत, समझ रहे हो, कट गया। तो ये होता था। और OMR सीट भरनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आते थे। घ नंबर क्या कहता है, किसी एक रेखा चित्र विधा के लेखक का नाम लिखिए, देख रहे हो। और अंगा कहता था किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब की बार जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहला क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, दूसरा देखो ये सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी आ रहे हैं ना, ये सारे देख सकते हो। इसी तरीके से अब की बार गद्यांश में पूछे जाएंगे। तो ये आप याद रखना, ठीक है। और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि देखो यहाँ पर क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कि भाई हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय लिखिए, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। लेकिन अब की बार जो है सारे के सारे क्वेश्चन तो बहुविकल्पी आएंगे। तो अब की बार कोई भी चांसेस नहीं बनता कि किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए, किसी एक रेखा चित्र लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। छायावाद युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये सारे क्वेश्चन अब की बार नहीं आने वाले, सारे के सारे बहुविकल्पी आएंगे। तो क्या क्या पूछ सकता है आप ही सोचो। सबसे पहले की रचना पूछ सकता है, लेखक का नाम पूछ सकता है, किस विधा की रचना ये पूछ सकता है, किस युग की रचना ये पूछ सकता है, ठीक है। या शुक्ल युग की शुरुआत कब हुई, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब तारीख वगैरह, है ना। तो ये सारी युग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अब की बार आने वाले हैं। अब की बार ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है काव्य सौंदर्य में, ये भी आपके बहुविकल्पी आएंगे। का नंबर कहता है रस, हास्य रस एवं करुण रस, ठीक है। परिभाषा, उदाहरण और पहचान यहाँ पर लिखा जरूर गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आएगा। जल्दी हो क्यों? क्योंकि भाई बहुविकल्पी आएगा। अब बहुविकल्पी में ये परिभाषा तो पूरी लिख नहीं देंगे कि भाई परिभाषा कैसे पूछ सकते हैं बहुविकल्पी में, आप ही सोचो। केवल रस में आपसे पूछ सकता है, जैसे रस में, ठीक है, हास्य रस करुण रस पूछे तो यही दोनों जाएंगे। लेकिन अब की बार पूछ सकता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, 4 विकल्प दे देगा। भाई हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। शोक का मतलब शोक किसका स्थायी भाव है, किस रस का है, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। करुण रस का है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब की बार आएंगे। या आपसे कह देगा कि इस जो यहाँ पर ये कभी लाइन दे देगा कोई, वहां पर पूछ लेगा कि यहाँ पर कौन सा रस है, पहचानना। तो इस 3 तरीके क्वेश्चन पूछना काफी नॉर्मल सी बात है अब की बार। इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे। अब की बार आपको रटना नहीं है कि भाई हास्य एवं करुण रस की परिभाषा रटने लग गए, क्योंकि परिभाषा नहीं पूछने वाला, पहचान पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। उसी तरीके से अब की बार देखो, ख नंबर में अलंकार में क्या है, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार, लक्षण एवं उदाहरण पूछेगा। आपसे पहचान ज्यादातर पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद छंद, ग नंबर में छंद में सोठा छंद एवं रोला छंद, लक्षण आपसे पूछेगा। लक्षण में 13 मात्राएं होती हैं, 14 मात्राएं, 11 मात्राएं, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी छंद में। तो देखो 11 मात्राएं, 13 मात्राएं किस में क्या होती है, ये सारी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। लक्षण उदाहरण दे देगा कि भाई इसमें कौन सा अलंकार है, छंद है, रस है। तो यही क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। अब की बार परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। और 1 नंबर के आएंगे, पहले यही क्वेश्चन 2 नंबर के आते थे। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ मॉडल पेपर, देखो
हास्य रस एवं अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए। ये सारे ऐसे उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं उसका उदाहरण लिखिए। दोहा छंद एवं रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। इस तरीके क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब की बार भाई बहुविकल्पी आएंगे, तो बहुविकल्पी में तो भाई परिभाषा की चांसेस ही नहीं बनते ना, तो आपको रटने की जरूरत अब की बार नहीं पड़ेगी, आपको केवल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा पढ़े और आप वहां पर ढूंढ सकते हो कि ये यहाँ पर क्या चीज है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा केवल पढ़ना पड़ेगा, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब की बार इसीलिए बोर्ड ने ये किया है ताकि आप बहुत सारे बच्चे रट कर अच्छे खासे नंबर ले आते थे। अब की बार रटने से काम नहीं चलने वाला, समझदारी से काम चलेगा। समझदारी आपके अंदर है तो आप बिना रटे बिना पढ़े फिर भी 95 फोड़ सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब की बार देखो ये हो गया। उसके बाद चौथा में हिंदी व्याकरण में क्या आएगा, शब्द रचना के तत्व में देखो का नंबर ग नंबर ग, यहाँ पर क्या है, उपसर्ग पूछा जाएगा, प्रत्यय पूछा जाएगा, समास पूछा जाएगा और यहाँ पर खा होना चाहिए था। ठीक है, और तद्भव तत्सम पूछा जाएगा। ये सारे 4 नंबर के आपके आएंगे, 4 होंगे तो 4 नंबर के आएंगे। उपसर्ग में क्या पूछेगा कि भाई जैसे यहाँ पर दे दिया आ से बना हुआ ये तत्व है, यहाँ पर जो शब्द है ना, उपसर्ग में यही आ सकता है कि भाई इसमें कौन सा उपसर्ग पूछ सकता है ना, कौन शब्द उपसर्ग है। जैसे आ से अधिकार है तो आधि दे दिया प्लस ये, इसमें उपसर्ग वाला जो शब्द है वो कौन सा है तो आधि हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन ये वाले आएंगे मुझे लगता है। ठीक है, उस तरीके से प्रत्यय जो है आई, त्वा, ता, पन, वा, हट में भी आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा बहुविकल्पी और 1 नंबर का होगा। पहले पूछता था, आप देखो मैं दिखा देता हूं, पहले जो पूछता था वो देखो इसमें से कोई किन्हीं 2-3 को करना होता था। ठीक है, यहाँ पर 5 दिया है, 5 में से 3 को करना होता था, आपके 3 नंबर पक्के हो जाते थे। लेकिन अब की बार तो ये 1 नंबर का आएगा। ठीक है, तो एक ही करना है, एक ही कोई दे देगा, बहुविकल्पी टाइप रहेगा। तो अब की बार हर चीज बदल गया, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना कंपलसरी हो गया था। ख नंबर में भी इसी तरीके से 4 में कोई 2 देना है उत्तर, तो 2 नंबर आपके फिक्स हो जाते थे। लेकिन अब की बार बहुविकल्पी में क्या पूछ सकता है कि भाई त्वा जो है, त्वा ये जो एक शब्द दे देगा ऊपर, फिर त्वा इसमें कौन सा प्रत्यय है तो पूछ लेगा कौन सा शब्द प्रत्यय है, तो आखिरी में जो त्वा है ये सब पूछ सकता है। तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, यहाँ पर देखो समास विग्रह में द्वंद्व और द्विगु समास ही आएंगे दोनों, और सारे हटा दिए गए तो ध्यान रखना। तो द्वंद्व और द्विगु समास में क्या होता है, चौराहा हो गया, खरा खोटा, ये सारी चीजें है ना, यही दोनों होते हैं। तो अब की बार क्या होगा कि भाई कोई समास दे देगा, इसमें कौन सा समास है पूछ सकता है, या समास ये शब्द दे देगा, इसका समास विग्रह पूछ सकता है। तो 1 नंबर का आना है तो आराम से आप कर लोगे। ठीक है, अब की बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं भाई बहुविकल्पी में, यही तो खास बात है। कुछ क्वेश्चन कठिन भी लगते हैं, कुछ सरल भी लगते हैं, तो ये है। उसके बाद आगे आता है घ नंबर, तद्भव तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची। ठीक है, तो तद्भव तत्सम शब्द पूछ सकता है और पर्यायवाची, इसी में तीनों को मिला दिया। ठीक है, पहले अलग अलग आते थे तो तीनों को मिला दिया, 1 नंबर का कर दिया। तो यहाँ पर पर्यायवाची मुझे लगता है ज्यादा चांस है पूछने के। तद्भव तत्सम पूछेगा तो पर्यायवाची नहीं पूछेगा, और पर्यायवाची पूछेगा तो तद्भव तत्सम नहीं पूछेगा। सिंपल सी बात है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ ताकि आप अच्छे से स्टडीज तैयारी करो। देखो ज्यादा पढ़ने वाला सफल नहीं होता, बल्कि एक अच्छे स्ट्रेटजी से पढ़ने वाला सफल होता है। इसलिए आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी ज्यादा से ज्यादा फॉलो करनी है। अब उसके बाद आपका क्या आता है, 5वां में संस्कृत व्याकरण आपका आएगा। संस्कृत व्याकरण में आपको संधि यण पूछा जाएगा अब की बार, क्योंकि यण ही संधि बची है। ठीक है, और हटा दी गई है और बाकी जो भी थी। तो परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, ये देखो कहने की बात है, परिभाषा पूछ ही नहीं सकता। कैसे पूछेगा भाई, किसकी परिभाषा पूरा लिख देगा क्या, नहीं लिखेगा ना। ज्यादातर उदाहरण पूछ सकता है कि भाई इसका उदाहरण क्या है यण संधि का, तो यण ही रहे, कोई यण में टिक लगाना ही है। थोड़ा सा दिमाग के साथ खेलना। और पहचान पूछ सकता है, तो इसमें कौन सी संधि है, तो यण में टिक लगाना है, क्योंकि केवल एक ही संधि बची है, तो 1 नंबर में आपको अभी से बोनस में दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ग नंबर, शब्द रूप में फल, मति, मधु, नदी, सभी विभक्तियों के रूप में से कोई एक पूछ लेगा तो 1 नंबर का ये भी आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे सरल लगा, क्यों, क्योंकि पहले जो है रटना पड़ता था, लेकिन अब की बार तो अंदाज से लगा दो, 1 नंबर कट भी जाए कोई दिक्कत नहीं। 1 नंबर के लिए अगर आपको संस्कृत के ये सब याद नहीं होते हैं तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, अगर कर लेते हैं तो काफी अच्छी बात है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है धातु रूप में। धातु रूप में आपका 1 नंबर का आएगा। ठीक है, पठति पठता पठंती पठति, ऐसे। ठीक है, पठति पठता पठंती पठति पठता पठत पठामी पठाओ पठामा, ऐसे मुझे आज भी याद है। तो ये आपका ठीक है।
उसके बाद खंड ब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है खंड ब, ठीक है, जो कि आपका आएगा 50 नंबर का। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी आप तैयारी कैसे करोगे, मैं बताता हूं आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले आपका आएगा गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल पेपर भी मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेम आएगा आपकी बात वैसे ही भी, ठीक है। 6 नंबर का आता था, 6 नंबर का आएगा, पहले भी आता था यही, ठीक है, ये नहीं बदला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये, ठीक है, अथवा में भी देगा बिल्कुल का है, और यहाँ पर देखो ये देखो यहाँ पर खा है, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, यहाँ पर पहले संदर्भ फिर व्याख्या और उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2 2 2 यानी 6 नंबर के पूछे जाते थे। तो ये 6 नंबर के ही आएंगे, वैसे ही आएंगे, तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रटा जाता नहीं है, आप आराम से कर लोगे, थोड़ा बहुत पढ़े रहोगे, आपको पहचान कर रही है कि किस चैप्टर से है, उसका संदर्भ लिख दोगे, 2 नंबर पक्का, और व्याख्या करने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उसी के पढ़ो, थोड़ा घुमा फिरा कर जो भी आपके मन में आए लिख दो, और यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसी में मिल जाएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो ये 6 नंबर तो आपका बिल्कुल फिक्स है, कोई काट ही नहीं सकता। उसके बाद पद्यांश का, हाँ पद्यांश में आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लोग सोचते हैं कि भाई जो व्याख्या करनी है बिल्कुल जो क्वेश्चन बैंक में जो टीचर ने बताया उसी को मैं रट कर लिखूं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको क्या करना है कि केवल पढ़ाई करना है, उसके बाद अपने से बना बना कर लिखने की कोशिश करना है। मैं हमेशा से यही बोलता चला आया हूं, और मैक्सिमम बच्चे इसी चीज पर फंसे रह जाते हैं और फिर रटते रहते हैं और आगे की चीजें तैयार नहीं कर पाते। तो भाई 6 नंबर के में आपके 5 नंबर बना बना कर लिखोगे, बिल्कुल फिक्स है। 1 नंबर के लिए आपको 20 पेज 25 पेज रटने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास टाइम इफरात है फिर करो, क्या दिक्कत है भाई, पढ़ाई बहुत करते हो तो। हाँ, तो ये चीज है। तो पद्यांश में आपको अपने से बना बना कर लिखने की जरूरत है। तो यहाँ पर पद्यांश में आपका देखिए क्या क्या पूछा जाता है। तो अब की बार जो पूछा जाएगा यहाँ पर देखो, मैं आपको खंडबा दिखाता हूँ, ये देखो खंडबा है, पद्यांश कहाँ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या ये इस तरीके का दे दिया गया है। तो यहाँ पर प्रस्तुत कविता का जो है संदर्भ लिखना है। संदर्भ अब की बार इसमें 2 नंबर का आएगा, पहले 1 नंबर का आता था। व्याख्या भी अब की बार 2 नंबर की आएगी, पहले कितने नंबर की आती थी, 3 नंबर की आती थी, ठीक है। पहले नहीं 4 नंबर की व्याख्या आती थी, पहले 1 नंबर क्वेश्चन आता था 5, और 1 नंबर के आपका काव्य सौंदर्य। और काव्य सौंदर्य अब की बार नहीं देगा, अब की बार क्वेश्चन देगा, भारत का माता किस प्रकार से अलंकृत है, इसमें पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा उत्तर, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल सरल अब की बार कर दिया गया, मुझे लगता है ये भी, क्यों, क्योंकि पहले काव्य सौंदर्य मैक्सिमम बच्चे नहीं बता पाते थे, तो 1 नंबर तो कट ही जाता था, अब व्याख्या में भी कट जाते थे नंबर। लेकिन अब की बार काव्य सौंदर्य गया तो प्रश्न इसी में से आएगा, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी करने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो देख सकते हो, बिल्कुल सरल कर दिया गया। उसके बाद क्या आएगा देखो, उसके बाद जो आएगा यार, तो इधर आप देखो फिर अब क्या आएगा आपका, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 2+3 यहाँ पर बोला गया है। इसी तरीके संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 5 नंबर का आएगा, 2+3 2 नंबर का संदर्भ आएगा, 3 नंबर की आपकी यहाँ पर अनुवाद आएगा, 5 नंबर का आएगा। पहले ये नहीं होता था, पहले कितने नंबर का आता था मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो 4 नंबर का आता था पहले, ठीक है। तो 4 नंबर का आपका आता था, 1 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का अनुवाद होता था। लेकिन अब की बार कितने नंबर का आ रहा है देख सकते हो, 2 नंबर का यहाँ पर इसका संदर्भ लिखना काफी आसान होता है, और 3 नंबर का आपका आएगा अनुवाद बिल्कुल सेम है, संदर्भ में 1 नंबर बढ़ाया गया है। तो संदर्भ लिखना बिल्कुल आसान है, तो कहीं पर सरल तो कहीं पर कठिन भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सरल मुझे लगता है ज्यादा हुआ है अब की बार। अब देखो यहाँ पर क्या है, संदर्भ में वाराणसी वाला जो चैप्टर होता है और भारतीय संस्कृति, इन्हीं में से ज्यादा पूछा जाता है। तो इनको तो आपको कंपलसरी है तैयार करना, मतलब समझ लो कि आना है 100% इन्हीं में से कोई ना कोई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप ये कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखो अथवा में देता है या नहीं देता है, ये भी देखने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर अथवा में जो है अब की बार अथवा में भी देगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो काफी आपके बल्ले बल्ले हैं, ठीक है, क्योंकि अथवा में देगा, तो अथवा में तो आप लोग कर लोगे, पक्का कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद संस्कृत पद्यांश का भी अथवा में देगा, और 5 नंबर का आएगा छोटा सा लिखने का। तो 2 नंबर का संदर्भ आपको लिखना पड़ेगा, किस चैप्टर से है, केवल पाठ का नाम लिखना होता है, लेखक का नाम तो लिखना नहीं होता है। और यहाँ पर 3 नंबर के यहाँ पर व्याख्या, तो व्याख्या भी आप आराम से कर लोगे, थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा यार, टेंशन काहे ले रहे हो, ठीक है। और अपने से भी पढ़ाई कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास है, बुक है, ठीक है, क्या मेरे ही भरोसे बैठे हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है देखो 5वां, निर्धारित खंड काव्य से कथानक चरित्र चित्रण। आपका खंड काव्य जो आएगा वो कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का। 3 नंबर का खंड काव्य आएगा। पहले कितने नंबर का खंड काव्य आता था, लास्ट में ही दिया है खंड काव्य, हाँ ये देखो
यहाँ से 3 नंबर का पहले भी आता था। अब यहाँ पर खंड काव्य देखो, किसी के बताए पर आप लोग मत पढ़ना, अपने टीचर से साफ साफ पूछ लेना सर हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है, क्योंकि हर जिले का खंड काव्य अलग अलग होता है और 100% वही खंड काव्य आता है, ये भी ध्यान रखना। तुम्हारे यहाँ जो लगता है अपने टीचर से पूछो, मैं नहीं बता सकता, मुझसे बहुत सारे जिलों के स्टूडेंट पढ़ते हैं भाई, यूपी में जितने भी जिले हैं, ठीक है 75 जिले, तो समझ रहे हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो भाई मैं सबका नहीं बता सकता एक एक करके, तो टीचर से अपने पूछो। तो ये है, उसके बाद आपका क्या आएगा, तो ये आपका हो गया, ये हो गया, ठीक है। आपके देखो नंबर में क्लियर करवा रहा हूँ, ये नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो गए। उसके बाद छठवा देखो का नंबर, निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उसकी प्रमुख रचना का नाम और निर्धारित पद्य खंड। एक तो आपका गद्य से जीवन परिचय आएगा, एक आपका पद्य से आएगा, और 5-5 नंबर के अब की बार आएंगे, 5-5 यानी 10 नंबर के टोटल। पहले कितने नंबर के आते थे, 3 + 3 यानी आपके टोटल 6 नंबर के आते थे। मैं आपको अगर उदाहरण के तौर पर दिखा दूं पेपर, इसीलिए मैं एनालिसिस पूरा आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे। ये देखो 2 + 1, इसका मतलब क्या है कि 2 नंबर आपके पहले आते थे जीवन परिचय के, 1 नंबर एक रचना लिखना होता था, उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए, देख रहे हो, तो 1 नंबर मिलता था। इसी तरीके से इसमें उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो 2 नंबर जीवन परिचय का, 1 नंबर रचना का। तो अब की बार जो आएगा वो 5 नंबर का आएगा भाई, और कैसे प्रश्न पूछेगा आप लोग देखो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका छठवां क्वेश्चन आता है, ये लेखक का 5 नंबर का, ठीक है। रचना का नाम, उसकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए, जीवन परिचय लिखते हुए उसकी प्रमुख रचना का, रचना आपकी बार 2-3 आपको लिख देना है, 3 से 4 जितनी याद हो, और जीवन परिचय थोड़ा बड़ा लिखना, क्योंकि 5 नंबर का हो गया। मैं जीवन परिचय नए सीरीज से आपको बताऊंगा किस तरीके से लिखना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे, ठीक है। पुराने भी सही हैं, लेकिन अब की बार मैं नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जल्द जीवन परिचय की, तो आप लोग देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मैं देखता हूँ इसमें कि क्या आया है। आगे देखो 7वां, संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई श्लोक। तो ये श्लोक आपका आता ही था पहले 2 नंबर का, आपकी बार भी आएगा, बिल्कुल सरल होता है, श्लोक आपको याद ही करना, 100% आना ही आना है, और 2 श्लोक याद करना है, ताकि एक पाठ्य पुस्तक, आपकी बार 3 याद करना है। क्यों? क्योंकि 2 पाठ्य पुस्तक में ही आ सकते हैं जो आप याद किए हो, तो 2 नंबर कट जाएंगे, तो आपकी बार 3 याद करना पड़ेगा, क्योंकि 2 आपकी बार अथवा में पूछेगा एक, ठीक है, 5 नंबर का तो पूछेगा यहाँ पर, ठीक है 5 नंबर का, लेकिन अब की बार अथवा में भी पूछ सकता है यहाँ पर हाँ, ये देखो 5 नंबर का, ठीक है। अब की बार अथवा में पूछ सकता है, तो अथवा में अगर पूछ लिया तो फिर क्या करोगे वही को, तो इसलिए 3 याद कर लेना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, रे चातक सावधान मनसा, मित्र क्षणं श्रूयताम्, अम्बोधा बहवो वसन्ति सर्वेंगविस्, ऐसे कुछ है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप याद कर लेना, मुझे आज तक याद है 3-4, ठीक है, तो आप लोग याद कर लेना, और उसका अनुवाद भी याद कर लेना यार, तीनों का, तीनों आप याद करते तो अनुवाद भी याद कर लेना। अगर आप अनुवाद याद कर ले गए, हो सकता है कि भाई 5 नंबर वाले में फंस जाए, अगर फंस गया तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का। तो इसीलिए एक तीर से 2 निशाने फंसेंगे, तो भाई ये चीज करना जरूर, भाई बहन जो भी है ना। तो ये हो गया। उसके बाद भाई पसीने देखो गिर ही रहे हैं, तो ये आपका हो गया, ठीक है, श्लोक। उसके बाद ये आपका संस्कृत में उत्तर आपका देना है, ये आपका आएगा 4 नंबर का। 4 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से 2 का आंसर देना होगा, 2-2 नंबर के रहेंगे, पहले जैसे बिल्कुल सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी यही आता था। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले कहाँ गए पहले वाले भैया, मिल जाओ, ये है, नहीं पहले देखो, सॉरी पहले 2 नंबर के आते थे भाई, अब की बार 4 नंबर के आएंगे यही, ठीक है। तो भाई 1 2 3 4 ही रहेंगे, लेकिन 2-2 नंबर के रहेंगे भाई, तो बिल्कुल मतलब समझ रहे हो, बल्ले बल्ले हो गई। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, याद कर लो, 100% आप फंस जाएंगे। तो इन पर फोकस अब की बार ज्यादा करना, जिसमें ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं, तो फोकस करना भाई, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दिया है, देखो अब की बार ये 4 नंबर के आएंगे। मैं अगर आपको दिखा दूं मॉडल पेपर, इधर ही क्या, इसमें ही इधर है यार, ये पता नहीं किधर हो जाता है, सब गायब हो जाता है, ये इधर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 1 2 3 4 दिए, ग्रामीण का उपहास्य, ये सब दुर्मुखा काशी, छोटे छोटे क्वेश्चन है 4 नंबर के। अब 4 नंबर के आएंगे, 2 ठो को आंसर देना है, तो आप आराम से कर लोगे, 4 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित रचना वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, यहाँ पर आर्थिक समस्या, इन पर आपको ये जितनी चीज़ें हैं निबंध लिखना पड़ेगा 9x1। तो भाई 9 टॉपिक लिखना पड़ेगा, एक नंबर के, तो 9 नंबर आपको मिलेंगे। मतलब बिल्कुल निबंध अब की बार 6 नंबर का आता था, 9 नंबर का कर दिया गया है।
तो मतलब आपके मानसिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया आपकी बार, ताकि आप रट कर नंबर ना ला पाओ। अब की बार आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझदारी विकसित करनी पड़ेगी, और समझदारी विकसित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे निबंध लिखना है तो निबंध आपको केवल पढ़ना पड़ेगा और बना बना कर लिखने की कोशिश करनी है, और हेडिंग अपने से बनाने की कोशिश करनी है। जैसे देश प्रेम के बारे में लिख रहे हो या ऐसे प्रदूषण के बारे में लिखने के लिए आ गया, तो भाई प्रदूषण के प्रकार लिख डालो, प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ हैं, लाभ हैं, कारण, निवारण, ये सारी चीज़ें आप हमेशा बातचीत करते रहते हो। बस आप क्या करते हो, डरते रहते हो भाई मैं जो मुझे आ रहा है अगर मैं उसको लिख दूंगा क्या नंबर मिलेंगे, नहीं मैं क्वेश्चन बैंक में जो आ रहा है लिखा है उसी को रटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई, किस दुनिया में जी रहे हो, जो तुमको आ रहा है वही लिखो, ठीक है भाई, रटने की जरूरत नहीं है। मैं यही बोलना चाह रहा हूं बार बार, अगर तुमको आ रहा है, दिमाग में है, लिखो, नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत पढ़ो। जैसे आप प्रदूषण के बारे में तो प्रदूषण के बारे में पढ़ो, और पढ़ो, गूगल करो, क्रोम करो, थोड़ा पढ़ो 1-2 घंटे, उसके बाद लिखने की कोशिश करो, तब तो आएगा। जैसे देश प्रेम के बारे में है, एक क्वेश्चन बैंक से पढ़े, दूसरे से पढ़े, क्रोम किए, उसके बाद अपने अनुसार जो दिमाग का आपका भेज रहा है सिग्नल, उसके अनुसार लिखने की कोशिश करना, उससे याद करने में काफ़ी आसानी होती है। आप लोग सोचते हो मैं जो उसमें लिखा है वही रट लूँ तब याद होगा, ऐसा बिल्कुल कर, आप बिल्कुल 1-2 के बच्चे नहीं हो, ठीक है, ध्यान दो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। ये है आपका तो 9वां क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। तो उसके बाद 9 क्वेश्चन अब की बार पूछे जाएंगे, उसके बाद आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय, 30 नंबर स्कूल से आपके मिलने ही। तो बस यही आपका था, 9 क्वेश्चन अब की बार पूछे जाएंगे। ये देखो 4 दिए रहेंगे, 4 में से किसी एक निबंध को लिखना है, 9 नंबर पक्का। याद रखना, ऐसे मत लिख जाना कि भाई एक आपने हेडिंग लिख दी और फिर बस पूरा का पूरा लिखते रह गए ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं हमेशा से बोलता हूँ जो भी आंसर लिख रहे हो उसको पार्ट वाइज डिवाइड करो भाई। जैसे छोटा सा 2 लाइन लिखे, 3 लाइन लिखे, उसके बाद दूसरी हेडिंग डाले 1 लाइन छोड़ के, फिर लिखे। उससे एग्जामिनर भी प्रभावित होता है, जांचता है, 1 नंबर उसका देकर, नीचे वाला जांचता है 1 नंबर उसका देकर। इस तरीके से आपके नंबर नहीं कटते। वैसे एग्जामिनर पूरा आप पोथी लिख दोगे, पढ़ेगा नहीं, फिर अंदाज से चलो भाई 9 हैं 6 दे देते हैं, इस तरीके से होता है। तो आप कुछ भी, जैसे इतिहास में कुछ भी लिख रहे हो या कहीं भी लिख रहे हो, आंसर ज्यादा से ज्यादा पार्ट में हेडिंग वाइज लिखने की कोशिश किया करो। ये एक गोल्डन तरीका आपको मैं बता रहा हूं आज, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, सॉरी, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी ठीक है। कुछ प्रॉब्लम थी जो कि दूर हो गई हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत नमस्कार।